नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पुस्तक वितान में संकलित आनंद यादव जी द्वारा रचित पाठ जूझ पर आधारित है। इसके अंतर्गत हम लेखक परिचय, पाठ के सारांश, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं लेखक परिचय से। आनंद यादव जी का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। मराठी और संस्कृत साहित्य में इन्होंने स्नातकोत्तर किया और पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें बहुचर्चित पुस्तक है नटरंग। जूझ उपन्यास पर सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। देखते हैं पाठ का सारांश। बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी झांकी प्रस्तुत करते अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए बढ़ते किशोर के कदमों की व्यग्रता को अनुभूत किया जा सकता है। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद लेखक को पाठशाला जाने से रोक दिया और खेती के काम में लगा दिया। लेखक पढ़ाई के महत्व को समझता है, जानता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी हासिल कुछ नहीं होगा और इसीलिए चाहता है कि वह पढ़ लिख कर कुछ नौकरी कर सके। परंतु पढ़ने की उत्कट इच्छा होते हुए भी अपने पिता से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं रखता। एक दिन उचित अवसर जानकर लेखक ने माँ के सामने अपने पढ़ने की बात रखी। माँ लाचार थी, परंतु चाहती थी कि किसी तरह उसका बेटा 7वीं तक की पढ़ाई कर ले और इसीलिए माँ बेटे ने मिलकर दत्ताजी राव सरकार से इस बारे में बात करना तय किया। एक दिन दोनों राव सरकार के घर गए और दत्ताजी राव को लेखक के पिता के विषय में सब कुछ बता दिया। यह भी कि वह सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के किसी काम में हाथ नहीं लगाता और खुद काम से बचने के लिए बेटे को पाठशाला जाने से रोक दिया है। लेखक ने भी राव जी को अपने पक्ष में देखकर प्रार्थना की कि जनवरी का महीना है, यदि अब भी मैं पाठशाला चला जाता हूँ तो मेरा यह वर्ष बच जाएगा। 1 साल पहले ही बर्बाद हो चुका है। लेखक के पिता यानी दादा की करतूतें सुनकर राव जी क्रोधित होते हैं और अपनी योजना के अनुसार लेखक से कहते हैं कि वह घर आते ही अपने दादा को उनके पास भेज दे और थोड़ी देर बाद स्वयं भी आ जाए। उसके सामने मैं जो कुछ भी पूछूं वह निडर होकर उसका उत्तर दे। लेखक का दादा देसाई के बाड़े के बुलावे को सम्मान समझकर तुरंत वहां चला गया। थोड़ी देर बाद ही लेखक उसे खाना खाने के लिए बुलाने के बहाने वहां पहुंच गया। योजना के अनुसार दाऊ जी ने लेखक से उसकी पढ़ाई के विषय में पूछना प्रारंभ किया। तब लेखक ने बताया कि दादा ने विद्यालय जाने से मना कर दिया है, क्योंकि उसे खेतों में पानी लगाने का काम दे दिया गया है। राव जी के समक्ष लेखक के दादा को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। इसके बाद सरकार ने दादा को बहुत फटकार लगाई और लेखक को अगले दिन से स्कूल जाने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि यदि यह तुझे पाठशाला ना जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। लेखक के दादा ने इस बात को टालने के उद्देश्य से लेखक पर अनेक झूठे आरोप लगाए, परंतु लेखक ने अपने उत्तरों से देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। तब दादा को भी पाठशाला भेजने की हामी भरनी पड़ी, परंतु लेखक के दादा ने लेखक के सामने शर्त रखी कि वह सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करेगा, उसके बाद पाठशाला जाएगा और छुट्टी के बाद भी घंटा भर पशु चराना पड़ेगा। यहाँ तक कि अधिक काम होने की स्थिति में कभी कभी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अब लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2-1 लड़कों को छोड़कर सभी बच्चे नए और उससे छोटी उम्र के थे। कुछ शरारती लड़कों ने उसे तरह तरह से परेशान किया, उसका मजाक उड़ाया, उसका मन उदास हो गया। परंतु धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। वसंत पाटिल लेखक से आयु में छोटा था, किंतु पढ़ने में बहुत होशियार था।
कक्षा का मॉनिटर था, स्वभाव से शांत था, घर से पूरी तैयारी करके आता और पहली बेंच पर बैठा करता था। कक्षा में उसका सम्मान भी था। लेखक ने भी बसंत राव पाटिल के समान पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। वह भी हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता। मन की एकाग्रता के कारण गणित समझ में आने लगी। अब वह भी वसंत पाटिल के समान लड़कों के सवाल जांचने लगा। वसंत पाटिल से दोस्ती हो गई। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उसे आनंदा नाम लेकर पुकारने लगे। मास्टर जी के अपनेपन और वसंता की मित्रता के कारण पाठशाला में अब उसका मन लगने लगा। सौंदलगेकर जी मराठी के अध्यापक थे। वे बहुत तल्लीन होकर पढ़ाते। उनका गला सुरीला था। कविता वाचन करते हुए वे अभिनय करके भाव भी स्पष्ट करते। स्वयं भी कविता करते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित हुआ। अब जब खेत पर वह पानी लगाता या ढोर चराता तो एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता। उन्हीं की तरह अभिनय भी करता। अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। वह अपने आप में मस्त रहने लगा। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। कभी कभी ऊंची आवाज़ में कविता गाता, अभिनय करता और नाचने लगता। कविता के भाव अब उसके चेहरे पर प्रकट होने लगे। मास्टर जी को लेखक का यह गायन बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसे न केवल बड़ी कक्षा के बालकों के सामने बल्कि पाठशाला के समारोह में भी गवाया। मास्टर जी की निकटता और उनके द्वारा सुनाए गए अन्य कवियों के संस्मरण आदि से लेखक को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। उसे लगा कि वह भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता है। फलस्वरूप भैंस चराते चराते वह तुकबंदी भी करने लगा। इन कविताओं को गुनगुनाता, मास्टर जी को दिखाता। लेखक को कविता लिखने की धुन कुछ इस तरह लगी कि यदि कागज पेंसिल न होता तो वह कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेता या फिर लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख लेता और कंठस्थ होने पर उसे पोंछ देता। कभी कभी वह अपनी कविता दिखाने के लिए रात में भी मास्टर जी के घर पहुंच जाता। मास्टर जी उसे कविता का शास्त्र समझाते, छंद, लय, अलंकारों का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम बताते और तरह तरह की पुस्तकें भी उसे पढ़ने के लिए देते रहते। उन्होंने उसे कविता लिखने के अनेक ढंग भी समझाए। इससे लेखक को मास्टर जी की निकटता मिली और उसकी मराठी भाषा सुधरने लगी। शब्द का महत्व समझ में आया। साथ ही अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास पड़ा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्न 1, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। उत्तर, जूझ का अर्थ है संघर्ष। पाठ का शीर्षक जूझ संपूर्ण कथा के केंद्र में निहित है। कथानायक आनंद पाठशाला जाने के लिए संघर्ष करता है, जिसमें उसकी माँ का संघर्ष भी शामिल है। पाठशाला में भी उसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कवि बनने के लिए भी उसके द्वारा किया गया संघर्ष कथा में नजर आता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संपूर्ण कथा उसके संघर्ष को ही उजागर करती है। अतः जूझ शीर्षक पूरी तरह उचित है। यह शीर्षक कथानायक की संघर्षमयी एवं जुझारू प्रवृत्ति के दर्शन कराता है। पिता द्वारा पढ़ने से रोक लेने पर वह चुप नहीं बैठता, बल्कि निरंतर संघर्ष करते हुए पहले माँ को पक्ष में करता है, फिर देसाई सरकार की मदद लेता है और उनके माध्यम से दृढ़ता से अपनी बात रखता है। पिता को भी आश्वस्त करता है कि वह पढ़ाई के साथ खेतीबाड़ी में भी उनकी पूरी तरह से मदद करेगा। पाठशाला की विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपनी लगन और परिश्रम के कारण मॉनिटर के बराबर सम्मान पाने लगता है, स्वयं कविता लिखने लगता है। इस तरह यह शीर्षक नायक के जुझारू व्यक्तित्व को ही दर्शाता है। प्रश्न 2, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। उत्तर, मराठी भाषा के अध्यापक सौंदलगेकर जी कविता के अच्छे मर्मज्ञ थे।
कक्षा में कविता पढ़ाते समय भी वे स्वयं सस्वर काव्य पाठ करते थे। छंद, लय, गति, यति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान भी उन्हें भली भांति था। लेखक उनसे अत्यधिक प्रभावित हुआ। इससे पहले उसे कवि दूसरे लोक के जीव लगते थे, परंतु सौंदलगेकर जी ने उसे इस बात का एहसास कराया कि कवि भी हमारे समान हाड़ मांस, क्रोध, लोभ से युक्त मनुष्य होता है। जब उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर ही कविता लिख दी है, तो उसे लगा कि वह भी अपने इर्द गिर्द ऐसे अनेक दृश्यों पर कविता बना सकता है। उसने तुकबंदी प्रारंभ की। मास्टर जी से प्रोत्साहन मिला। अन्य बालकों के सामने तथा पाठशाला के समारोह में काव्य पाठ करने का अवसर मिला, जिससे लेखक के मन में यह विश्वास पैदा हुआ कि वह भी कवि बन सकता है। प्रश्न 3। श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। उत्तर। श्री सौंदलगेकर जी लेखक की पाठशाला में मराठी के अध्यापक थे। उनके विषय में लेखक कहते हैं कि उनका कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता के साथ वे कविताएं सुनाया करते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, फिर उसी भाव की किसी अन्य कवि की या फिर अपनी कविता भी सुना देते। यह सब सुनते सुनाते लेखक इतने मुग्ध हो जाते कि दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति आदि पर अपनी आंखों और कानों की पूरी शक्ति लगा देते। अध्यापक लेखक की तुकबंदियों का भी संशोधन करते और उन्हें कविता के लय, छंद, अलंकार आदि के बारे में बताते। उन्हें नई तरह की कविताएं सुनाते, शुद्ध लेखन के नियम बताते और तो और अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह पढ़ने के लिए भी देते। यही वे सब कारण थे जिनके कारण लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जागृत हुई। प्रश्न 4। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? उत्तर। कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते या खेतों में पानी लगाते हुए या दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। उन्हें लगता था कि कोई ना कोई हमेशा साथ में होना चाहिए, जिसके साथ हंसते बोलते वह काम कर सकते थे और आसानी से पूरा कर सकते थे। परंतु कविता के प्रति लगाव के बाद अब उन्हें अकेलेपन से ऊब नहीं होती। लेखक के शब्दों में, मैं स्वयं से ही खेलना सीख गया। अब पहले की अपेक्षा अकेले रहना और अधिक अच्छा लगने लगा। ऐसी स्थिति में मैं अपनी कविता को ऊंची आवाज़ में गा सकता था, अभिनय कर सकता था और गाते गाते नाच भी सकता था। प्रश्न 5। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। उत्तर। मेरे विचार में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया उचित था और उसके पिता का रवैया अनुचित। लेखक की यथार्थवादी सोच कि आगे चलकर खेती से गुजारा नहीं होने वाला, पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी कर सकूंगा, एकदम सही है। दत्ताजी राव का रवैया भी सही था, क्योंकि वह जानते थे कि पढ़ना लिखना उसके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। अतः उन्होंने उसके जिद्दी पिता को धमकाया और लेखक को पाठशाला भिजवाया। यहाँ लेखक के पिता का रवैया पूरी तरीके से अनुचित इसलिए है कि वह स्वयं अय्याशी करने के लिए अपने पुत्र को खेती में झोंक देता है और उसे पढ़ने से रोक देता है। प्रश्न 6। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा लेना न पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। उत्तर। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं बना पाते। लेखक पढ़ाई लिखाई से वंचित रहकर सारा जीवन खेती के ही कामों में लगा रहता। इस एक छोटे से झूठ ने उसके जीवन को नई दिशा प्रदान की थी। इस झूठ के अभाव में हमें यह प्रेरणादायक कहानी भी नहीं मिल पाती। हम कह सकते हैं कि कभी कभी एक छोटा सा झूठ भी मनुष्य और समाज को नई दिशा दिखाने में सहायक होता है।
अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न 1, जूझ कहानी में चित्रित ग्रामीण जीवन का संक्षिप्त वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, जूझ कहानी में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। गांव में कई वर्ग हैं, जैसे किसान, जमींदार आदि। लेखक स्वयं कृषि कार्य करते हैं। उसके पिता बाजार में गुड़ के ऊंचे भाव पाने के लिए गन्ने की पेराई जल्दी कराते हैं। गांव में पूरा परिवार कृषि कार्य में लगा रहता है, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों या वृद्ध हों। कुछ बड़े जमींदार भी होते हैं जिनका गांव पर काफ़ी प्रभाव होता है। गांव में कृषक बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देते हैं। ग्रामीण स्कूलों में बच्चों के पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते। बच्चों को घर और स्कूल दोनों का काम करना पड़ता है। प्रश्न 2, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, जूझ कहानी में मुझे सबसे अधिक दत्ताजीराव देसाई ने प्रभावित किया। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। व्यक्तित्व, राव साहब गांव के सम्मानित जमींदार हैं। उदार दिल, रौबीले भी हैं। बच्चों और महिलाओं के साथ सद्व्यवहार करते हैं। व्यावहारिक, राव साहब व्यावहारिक हैं। साम दाम दंड भेद की नीति का पालन करते हैं। लेखक की पढ़ाई के बारे में योजना के तहत उसके पिता को बुलाकर पहले आम बातचीत करते हैं और फिर बीच में ही लेखक की पढ़ाई के बारे में बात कर उसके पिता को इस हेतु तैयार करते हैं। समझदार, वे बेहद समझदार हैं। हर बात को ध्यानपूर्वक सुनकर फिर उसका समाधान करते हैं। लेखक और उसकी माँ की समस्याओं को सुनकर ही वे उसके पिता को बुलाकर लेखक को पढ़ाने की बात समझाते हैं। तर्कशील, राव साहब बेहद तर्कशील हैं और उनके तर्कों के सामने लेखक के पिता को निरुत्तर रह जाना पड़ता है। प्रश्न 3, जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख देने का प्रयास किया है? उत्तर, जूझ कहानी में मुख्य तौर पर मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को उभारा गया है। साथ ही लेखक अपने जीवन के उदाहरणों के माध्यम से सीख देते हैं कि यदि मनुष्य जीवन में कुछ ठान ले तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगन और परिश्रम की आवश्यकता होती है। जिस तरह लेखक प्रतिभा संपन्न होने पर भी अपने पिता की जिद के कारण पाठशाला नहीं जा पा रहा था, परंतु जैसे ही उसे पढ़ने का अवसर मिला, उसने न केवल पूरी कक्षा को पीछे छोड़ दिया, बल्कि कवि के रूप में भी अपनी नई पहचान बनाई। प्रश्न 4, लेखक के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं? उत्तर, लेखक के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हमें आकर्षित करती हैं। पढ़ने की ललक, लेखक पिछले 1.5 वर्ष से पिता की जिद और भय के कारण पाठशाला नहीं जा पा रहे थे, परंतु पढ़ने की ललक इतनी तीव्र थी कि वह माँ के साथ जाकर राव सरकार की सहायता लेने का सुझाव देता है। दूरदर्शी, कहानी में लेखक की दूरदर्शिता के भी दर्शन होते हैं। वह जानता है कि राव सरकार के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत उसके पिता में नहीं है, इसीलिए वह राव सरकार की मदद लेता है। परिश्रमी, लेखक कठोर परिश्रमी है। वह पाठशाला जाने से पहले तथा वहां से लौटकर खेत तथा ढोर से संबंधित कार्य संभालता है। लगनशील, परिश्रमी के साथ साथ लगनशील होना लेखक की बहुत बड़ी विशेषता है। वह सभी काम पूरी तन्मयता से करता है। 6 महीने की देरी से पाठशाला जाने के बाद भी वह अपनी लगन और मेहनत के बल पर शीघ्र ही कक्षा के होशियार बच्चों में गिना जाने लगता है। अपनी लगन के बल पर ही वह मराठी भाषा के ज्ञान में दक्षता प्राप्त कर कविता लिखना भी सीख लेता है। अध्यापकों का प्रिय, कहानी में उल्लेखित गणित मास्टर तथा मराठी के मास्टर दोनों को ही लेखक अति प्रिय है। गणित के मास्टर उसे मॉनिटर के समान कार्य देते हैं और मराठी के मास्टर उसे कविता का शास्त्र समझाते हैं, पढ़ने के लिए कविताओं की पुस्तकें देते हैं। यहाँ तक कि लेखक रात के समय भी अपनी कविताएं सुनाने उनके घर पहुँच जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ का सारांश। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ यह सभी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे।
भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।